Hello everyone, we are reading the chapter number 3 of geography, that is our changing earth. तो हम रीड आउट कर रहे हैं पेज नंबर 14 ऑफ दिस चैप्टर. तो हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा और. डू यू नो एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. तो अर्थक्वेक जो है वो मेजर किया जाता है एक मशीन के ज़रिए जिसका नाम है सिस्मोग्राफ. और जिस मैग्नीट्यूड पर, जिस स्केल पर वो मापा जाता है उसको कहते हैं हम रिक्टर स्केल. एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटल. अगर 2 पॉइंट है अर्थक्वेक का जो मेजर है तो वो हल्का सा ही हमें फील होगा, ज़्यादा नहीं फील हो कर सकते हम ऐसे अर्थक्वेक को. एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग. और अगर अर्थक्वेक 5 से ज़्यादा का है तो चीज़ें गिरेंगी. 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake. तो 6 से या 7 से ज़्यादा है अगर earthquake तो definitely it cause damage, major damage to the earth surface. और नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स. मेजर लैंड फॉर्म्स क्या हैं, किस तरह से लैंड जो है वो फॉर्म होती हैं, वो हम इस पैराग्राफ में रीड आउट करते हैं. द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूअली वॉर्न बाय द टू प्रोसेस. हमारी जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूली वॉर्न बाय यानी टूट रही है धीरे धीरे. 2 प्रोसेस हैं उसके, एक वीदरिंग एंड दूसरा है इरोजन. वीदरिंग क्या होता है? वीदरिंग इज़ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस पर ही टूटना किसी भी रीज़न से, उसको वीदरिंग कहते हैं. इरोजन क्या है? इरोजन इज़ वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. अगर वाटर के ज़रिए, विंड के ज़रिए या आइस के ज़रिए हमारी जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं तो उसको इरोजन बोलते हैं. द इरोडेड मटीरियल इज़ कैरिड अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा. जो इरोडेड मटीरियल होता है यानी जो टूटी हुई चट्टानें होती हैं, जब वो पानी से या हवा से कैसे भी इरोड होती हैं धीरे धीरे, उनके कण जो हैं पानी के ज़रिए या हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड. और हवा जब रुकती है तो अपने साथ जो भी रेत लाती है या कुछ भी लाती है वो वहीं गिरा देती है. ऐसे ही पानी करता है. आपने जो रिवर्स होती हैं वो डेल्टास बनाती हैं, ऐसे ही रिवर प्लेन बनाती हैं, ऐसे ही अपने साथ लाए हुए इरोडेड मटेरियल से. द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वही बात है कि इरोजन जो है और डिपोजिशन, एक तो इरोजन उनका टूटना और डिपोजिशन यानी उनका एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन ले लेना जो है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाता है हमारी अर्थ के ऊपर. अब बात आती है वर्क ऑफ रिवर. रिवर क्या काम करती हैं? द रनिंग वाटर ऑन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप. जो भी रनिंग वाटर होता है, नदी जहाँ जहाँ से बहती है, जो पत्थर उसके साथ चलते हैं तो डेफिनेटली वो उनको इरोड करती है. आपने देखा होगा कि नदी में गोल गोल पत्थर होते हैं सारे. आपने कभी सोचा कि इन पत्थरों की नोक क्यों नहीं है? क्योंकि नदी जो है जब उनको पानी के साथ तेज़ बहाव के साथ बहा कर लाती है तो वो जो है पानी से बहते 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 उनके कोने जो हैं वो इरोड हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो इसीलिए वो राउंड हो जाते हैं शेप में. When the river tumbles at steep angle over very hard rock down a steep valley side, it forms a waterfall. अगर किसी तीखी ढलान से नीचे गिरती है रिवर तो वहाँ पर भी डेफिनेटली वो इरोड करती है और जो है क्या बनाती है वो वहाँ पर वाटरफॉल. जैसा कि पिक्चर में यू कैन सी कि हार्ड रॉक है और सॉफ्टर रॉक जो है वो डेफिनेटली टूटेगी और जब पानी गिरेगा ऊपर से इतनी फास्ट स्पीड में तो वो क्या करेगी, उसको जो सॉफ्टर जो रॉक है उसको इरोड करेगी. वाटरफॉल की पिक्चर है और साइड में आप नियाग्रा फॉल्स देख रहे हैं, यूएसए में है ये और बहुत ही खूबसूरत है. और ऊपर की हाइट से जब वाटर गिरता है तो इट्स लाइक अ सीनिक ब्यूटी. तो बहुत लोग जो हैं ऐसे फॉल्स को देखने जाते हैं. आगे हम पढ़ेंगे एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मीएंडर्स. तो कहते हैं जब प्लेन में एंटर करती है रिवर तो ट्विस्ट होती है. ट्विस्ट
लेती है, टर्न लेती है, जहाँ जहाँ से उसको स्लोप मिलता है वहाँ वहाँ वो बहती है। और इसके जो बेंड्स होते हैं, बेंड्स जहाँ से मुड़ती है नदी, उसको कहते हैं हम मेंडर्स। यानी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ से जहाँ से नदी घूम रही है वहाँ वो कुछ कण छोड़ रही है, और उस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? मेंडर्स। Due to continuous erosion and deposition along the side of the meanders, the end of the meander loop comes closer and closer. जब ये जो है धीरे धीरे मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है तो इसका लूप जो है वो क्लोजर आ जाता है। क्लोजर यानी एक दूसरे से मिल जाता है, तो उससे क्या बनती है? ऑक्सबो लेक। तो क्या हो जाता है? इस तरह से आप देख सकते हैं पिक्चर में, कहाँ लिखा है ऑक्सबो लेक? ठीक है, हमारे लेफ़्ट में लिखा हुआ है ऑक्सबो लेक, क्योंकि ये मेंडर के कारण धीरे धीरे नदी ने मिट्टी करते करते थोड़ा सा पानी जो है वो अलग कर दिया है अपने आप से, और यहाँ पे क्या बन गई है? एक लेक बन गई है, और जिसको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। दोबारा से एक बार रीड आउट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। Due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of the meander loop come closer and closer. ये जो है यहाँ पर मिट्टी छोड़ने की वजह से जो है meander loops क्लोजर आ जाते हैं और क्या बन जाती हैं? ऑक्सबो लेक्स। तो कहते हैं loops cut off from the river and forms a cut off lake, that is ऑक्सबो lake. At time the river overflow its bank, this lead to the flooding इन द नेबरिंग एरियाज़। जब रिवर ओवरफ्लो करती है तब वो क्या आता है वहाँ पर? फ्लड। ऑब्वियसली जब भी रिवर में पानी बहुत ज़्यादा आता है तो आसपास के एरिया में वो पानी घुस जाता है, जिसको हम फ्लड बोलते हैं। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉयल एंड अदर मटीरियल सेडिमेंट्स। जो नदी बारीक मटीरियल अपने साथ लेकर आती है, मिट्टी हो, रेत हो, कुछ भी हो, तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? sediments. These leads to the formation of a flat fertile flood plain. और बट ये जो डिवास्टेशन तो ऑब्वियसली आती है, जब किसी भी जगह फ्लड आता है तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं लोगों को, एनिमल्स को। बट फ्लड के दौरान जो भी सेडिमेंट्स नदी लेकर आती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड बनती है उनसे, मीन्स टू से बहुत ही फाइन सॉइल वो लेकर आती है, और ये फाइन सॉइल जमा करके जो प्लेन्स बनते हैं उनको फ्लड प्लेन बोलते हैं, एंड दे आर वेरी फर्टाइल। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लेवीज़। जो उठे हुए नदी के किनारे होते हैं उनको लेवीज़ बोलते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीज एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। जब नदी जो है समुद्र में मिलने वाली होती है, या मेन जो भी उसका सोर्स होता है उसमें मिलने वाली होती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? वो डिक्रीज़ हो जाती है। बहुत दूर से बहती हुई नदी आ रही है तो ऑब्वियसली जब वो बहुत लंबी दूरी तय कर लेती है तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और वो फैलने लगती है बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स में। यानी समुद्र में मिलने से पहले नदी जो है, या अपने सोर्स में मिलने से पहले नदी जो है वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में टूटने लगती है। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिन टू डिपोजिट इट्स लोड। और अब उसमें उतनी क्षमता नहीं रहती, उतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो जो अपने साथ पूरा सिल्ट बहा कर लाई है, पत्थर, कंकर, रेत, फाइन सॉयल, वो जो है उसको आगे कैरी कर पाए। तो होता क्या है? तो नदी जो है उनको धीरे धीरे जमा करने लगती है, वहीं पर जहाँ से वो गिरने वाली होती है उसके ठीक पहले वो उसको छोड़ती चली जाती है, रेत को, जो भी मटेरियल वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है उसे। तो होता क्या है? द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिन टू डिपोजिट इट्स लोड, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ऑन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। तो अब इनके माउथ पर जो बनता है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या है? ये छोटी छोटी जो नदी जो है, जिन छोटी छोटी धाराओं में बट गई है यहाँ पे, उनको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। और डेल्टा किसको बोलेंगे? ये जो सेडिमेंट से बने मैदान हैं छोटे छोटे, इनको हम क्या कहेंगे? डेल्टा। तो आज के लिए बस इतना ही। होपिंग कि आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।